Welcome back to my YouTube channel. I hope so तुमने previous videos देखा. We talked about parallel and series combination of capacitors and उसका knowledge बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो को समझने के लिए, because आज हमारा वीडियो में हमने बहुत interesting चीज़ों को डिस्कस किया, that is network solving. बहुत मज़ेदार concepts है इसमें, लेकिन अगर enjoy करना है तो basics clear होना पड़ेगा. तो अगर हमको parallel and series combination को simply कहना है, when do we say a combination is in a parallel arrangement? When we say कि जब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम. और कब हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज अरेंजमेंट में है, जब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, तो इसी नॉलेज से हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट 1, तुम लोग ये सारे पॉइंट्स लिख करके रखना. सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर तुमको किसी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स. मैंने यहाँ पर लिख के दिया, आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स. नाउ टर्मिनल्स क्या है मैं समझाता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ, तब जाके मजा आएगा तुमको. ठीक है, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ. देखो ऐसा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा वी नीड टू फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, मतलब ए एंड बी. दिख रहा है, दे आर द टर्मिनल्स. टर्मिनल्स का मतलब ये है कि ये वो दो पॉइंट्स है जिसके अक्रॉस हम अपने बैटरी को कनेक्ट करेंगे. बिकॉज भाई एक बात बताओ, ये कैपेसिटर सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब इसके पास चार्जेस आएगा, राइट, व्हेन इट विल स्टोर चार्ज. और चार्ज देने वाला कौन होता है, बैटरी होता है. तो टर्मिनल्स वो दो पॉइंट्स है जिसके अक्रॉस हम अपना बैटरी कनेक्ट करते हैं. तो चलो बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं. लेट अस से हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है ना. ये दिस इज द बैटरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ए एंड बी के अक्रॉस. लेट अस से इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टर्मिनल्स बदल जाएगा तो पूरा आंसर बदल जाएगा. मैं तुमको ये चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन इस डिस्कशन के लास्ट में ये दिखाऊंगा. फिलहाल हम अपने बेसिक मोटिव पे ध्यान देते हैं, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, अच्छा अभी एक बात बताओ कि बैटरी का काम क्या है. बैटरी का काम चार्जेस देना है. बैटरी कैसे चार्जेस देता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल विल सप्लाई पॉजिटिव चार्ज एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल विल सप्लाई नेगेटिव चार्ज. इस तरीके से हम सोचेंगे, मैंने कहा था, बिकॉज इफ वी थिंक दिस वे इट विल बी इजियर फॉर अस टू इंटरप्रेट द सिचुएशन. ठीक है ना. और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना चार्ज भेजता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भेजता है. तो मैं कहूँ तो यहाँ से लेटर से कितना चार्ज निकला, प्लस क्यू, और यहाँ से कितना चार्ज निकला, माइनस क्यू. तो प्लस क्यू ट्रैवल करके इस रास्ते ए पॉइंट तक आके पहुँचते हैं. ए पॉइंट आने के बाद चार्ज क्यू को दिखाई देता है कि मेरे पास जाने के लिए दो रास्ते हैं. आइदर आई विल गो, देयर आर टू पाथ्स बेसिकली. एक पाथ हो गया ए बी, दूसरा पाथ हो गया ए सी. तो चार्ज क्यू को दो रास्ता मिलता है एंड चार्ज क्यू बट के डिवाइड होकर दोनों रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सो तरह से क्यू का एक पोर्शन Q1 ए बी के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, और दूसरा पोर्शन ए सी के अलॉन्ग चला जाता है. तरह से दिस इज Q2. सिंपली सेट मैं कह सकता हूँ Q जो है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. मतलब बेसिकली जो Q चार्ज है it has been distributed into two parts, Q1 and Q2. Okay, fine. Now comes the most important part of the discussion. मैं थोड़ा सा इसको zoom करके समझाता हूँ ताकि तुमको properly दिखाई दे. Okay, so कहानी स्टार्ट करते हैं. कहानी ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Q2 पॉजिटिव चार्ज है. जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेफिनेटली इस प्लेट में क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा इस प्लेट में, सारे कैपेसिटर प्लेट्स. और इसमें कितना चार्ज है, लेट अस सी यहाँ पर Q2 चार्ज. डू यू एग्री विद दिस? और हमने ये भी सीखा है कि फेसिंग सरफेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. अगर इस मेटल प्लेट में प्लस Q2 आया है तो इस मेटल प्लेट में वो कितना चार्ज इंट्रोड्यूस कर देगा, इस मेटल प्लेट में वो माइनस Q2 चार्ज इंट्रोड्यूस कर देगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये दोनों मेटल प्लेट्स देयर फेसिंग सरफेसेस. एक प्लेट में अगर प्लस Q2 चार्ज आएगा, दूसरे प्लेट में माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा. फाइन, समझ में आया. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके पास जो माइनस Q2 चार्ज आया वो कहाँ से आया. ये चीज़ मैंने पहले भी समझाया, कहाँ से आया. एक बार इस चीज़ को देखो कि ये जो सिस्टम है, देखो मैंने सर्कल के अंदर बनाया है, ये सिस्टम दिख रहा है तुमको, ये सर्कल के अंदर, ठीक है ना. ये जो सिस्टम तुमको दिख रहा है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर ध्यान से देखो, हमने दो मेटल प्लेट्स को ट्रैप करके रखा है. मैं इसलिए इसको ऐसे बनाया ताकि मैं तुमको ये समझा पाऊँ कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड समझ में आता है. आइसोलेटेड का मतलब है कि ये जो दो मेटल प्लेट्स तुमको दिख रहा है, ये पहला मेटल प्लेट और ये दूसरा मेटल प्लेट, दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद ईच अदर.
किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके पास इनिशियली चार्ज 0 है, हमेशा चार्ज 0 ही रहेगा। इन दोनों प्लेट्स में नेट चार्ज कभी भी नहीं आ सकता बिकॉज इनके पास पहले कोई चार्ज नहीं था और ये बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके पास कभी भी चार्ज नहीं आ सकता। तो एक बात बताओ, अगर इसके पास -Q2 चार्ज आया इस मेटल प्लेट के पास, तो ये तो किसी से खींच के लाया होगा ना, और इस मेटल प्लेट के पास अगर -Q2 चार्ज आया है तो ये मेटल प्लेट इस मेटल प्लेट से खींच के लाया है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर -Q2 निकल के इस मेटल प्लेट के पास आया है तो यहाँ पर कितना एपियर हो जाएगा, दिस विल बी +Q2। बात समझ में आया, बिकॉज -Q2 निकल गया, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हमको क्या दिखाई देगा, +Q2 चार्ज दिखाई देगा। एंड द सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड अगेन। आई विल से यहाँ पर अगर +Q2 है तो इट्स बिकॉज दे आर फेसिंग सरफेसेस, यहाँ पर कितना आएगा, देयर शुड बी -Q2 चार्ज हियर। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस रास्ते किसको आना है, इस रास्ते -Q2 को आना है, तब जाके यहाँ पर डिपॉजिट होगा। सिमिलरली अभी देखो यहाँ पर अगर Q1 आया, इस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर Q1 आया है तो यहाँ पर कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ होगा, लेट अस से +Q1। फेसिंग सरफेस में कितना चार्ज को बुलाएगा, वो -Q1। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस तरफ कितना आया होगा, -Q1 आया होगा। एंड द सेम स्टोरी इज रिपीटेड अगेन। ये नेगेटिव चार्जेस जो तुमको -Q2 एंड -Q1 दिख रहा है, वो कौन सप्लाई करता है, इट इज सप्लाइड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ से -Q आया, B तक पहुंचा -Q, और B में पहुंचने के बाद -Q फिर से बढ़ जाता है, यहाँ पर कितना जाता है -Q1, और यहाँ पर कितना चला जाता है -Q2। समझ में आया? दिस इज हाउ द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इस तरीके से पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझ लिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम अपने प्राइमरी काम में रिटर्न आते हैं, हमको C इक्विवेलेंट निकालना है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि तुमको अपने सर्किट में ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन। ओके, नाउ सीरीज कनेक्शन होने का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है कि दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज क्या होना चाहिए, दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज सेम होना चाहिए। और जैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये जो 3 माइक्रोफैरड है और ये जो 6 माइक्रोफैरड है, दोनों में चार्ज क्या है, सेम। यहाँ से कितना आया, Q2 चार्ज आया, ठीक है। और इस प्लेट में भी कितना चार्ज है, इस प्लेट में भी Q2 चार्ज, right? So basically as because दोनों प्लेट्स में चार्ज क्या है, सेम। Try to understand. We say that both of them are in series. देखो, सिर्फ ऐसा सोचना काफ़ी नहीं है। मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट भी लिख के रखा है तुम्हारे लिए, देखो ध्यान से, इसको पॉज करके लिख लेना। इफ ईच कैपेसिटर हैज बोथ टर्मिनल्स कनेक्टेड टू बोथ टर्मिनल्स ऑफ द अदर्स, किसी एक कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल्स बाकी के दोनों टर्मिनल्स के साथ अगर कनेक्टेड है, तब हम कहते हैं कि पैरेलल में है। Next, if each capacitor has only one terminal connected to one terminal of the another, एक कैपेसिटर के एक टर्मिनल जाके किसी और एक कैपेसिटर का और एक टर्मिनल के साथ जुड़ता है, जैसे कि इस केस में दिख रहा है। यहाँ का इस प्लेट का जो एक टर्मिनल है, ये निकल के सिर्फ एंड सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेट के टर्मिनल के साथ जुड़ता है, तब हम ये कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज, बिकॉज इट इज ऑब्वियस ना। देखो, अगर इस मेटल प्लेट से जो टर्मिनल निकलता है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज यहाँ से -Q2 निकल के इसके पास आएगा, तब जाके ना दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज क्या होगा, सेम। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हमको ये पता चल गया, ओके फाइन, कि ये जो 3 माइक्रोफैरड और ये जो 6 माइक्रोफैरड है, दे आर बेसिकली इन सीरीज। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, याद है ना, शॉर्ट में फॉर्मूला से क्या था, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये याद है, मैंने सिखाया था। ये तो बेसिक फॉर्मूला क्या था भाई, बेसिक फॉर्मूला तो यही था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1/C1 प्लस 1/C2, यहीं से ये आता है। तो 6 एंड 3 माइक्रोफैरड का C इक्विवेलेंट कितना, वो निकाल लेते हैं। दैट इज बेसिकली ये वाला फॉर्मूला, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इससे। C1 इंटू C2 मतलब 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, कितना आ जाएगा ऊपर, दिस इज 18, दिस नीचे कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 9, दिस इज माइक्रोफैरड। सो 9 ने 18 को मार दिया, बचा सिर्फ 2 माइक्रोफैरड। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, इस सर्किट को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से फिर से अच्छे से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ये 6 एंड 3 को इक्विवेलेंट बना दिया हमने, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया, उसको हम यहाँ पर बनाते हैं। उसका कैपेसिटेंस कितना है, उसका कैपेसिटेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ए, एक टर्मिनल का नाम मैं दे देता हूँ ए,
ए टर्मिनल का नाम क्या है बी, तो ए एंड बी के अक्रॉस ये वाला जो ग्रुप है उसको हमने सिर्फ एक कैपेसिटर से रिप्लेस किया, दैट इज 2 माइक्रोफैरड। सिमिलरली ए एंड बी के बीच और एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड, तो उसको भी हम लिख लेते हैं, ये देखो ये हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 6 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है 2 माइक्रोफैरड, एंड ए एंड बी के बीच और एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड हमने लिख दिया। और इनके बीच हमने क्या किया, ए एंड बी के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा के रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द बैटरी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस V in this case, is that clear? अच्छा, मैंने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाया था कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स को कोई कंडक्टिंग वायर जोड़ता है तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम। इज दैट क्लियर, याद है ना? ओके, तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये बी है, एज बिकॉज देयर दिस एंड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बी, इस पॉइंट का भी नाम हम बी लिख सकते हैं, इस पॉइंट का भी नाम हम ए लिख सकते हैं। यहाँ पर ए बी बी दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल्स, मतलब इस जगह का पोटेंशियल वी ए है, इस जगह का पोटेंशियल वी बी है, तो इस जगह का भी पोटेंशियल वी बी ही होगा, इस जगह का पोटेंशियल वी ए ही होगा। अगर ये बी है तो बैटरी के इस टर्मिनल के वोल्टेज को हम वी बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बैटरी के इस टर्मिनल के वोल्टेज को हम वी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ए बी से नाम से काम चलाऊंगा, ठीक है ना? ए बी, अगर मैं कहूँ कि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो तुमको क्या समझ में आएगा कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी ए माइनस वी बी है, इसके अक्रॉस भी कितना है, वी ए माइनस वी बी, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वी ए माइनस वी बी। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी व्हाट, ए बी। अभी अगर दोनों कैपेसिटर से अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, हम कहते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है। तो अभी अगर मैं 3 एंड 2 माइक्रोफैरड को कंबाइन करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 एंड 2 माइक्रोफैरड को कंबाइन करूं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट इज 3 प्लस 2 माइक्रोफैरड, राइट? हमने ये सीखा है, हमने क्या सीखा कि रजिस्टर्स में जैसा होता है, जो पैटर्न होता है उसका ठीक उल्टा होता है। रजिस्टर्स में सीरीज में होने से हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2, सीरीज में है यहाँ पर करने से हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के केस में 1/C1 प्लस 1/C2। अगर अगर रजिस्टर्स पैरेलल में होते तो हम क्या करते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, लेकिन कैपेसिटर्स के केस में ठीक हम उल्टा करेंगे, पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐड कर देना है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दिस इज बेसिकली 5 माइक्रोफैरड। दैट मीन्स सीधा सीधा बोलूँ, इन दोनों कॉम्बिनेशन का 2 माइक्रोफैरड था, मतलब 6 एंड 3 का, फिर 3 के साथ कंबाइन किया तो कितना आ गया, 5 माइक्रोफैरड। तो ये जो हमारा 5 माइक्रोफैरड निकला है, दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी हैव बीन लुकिंग अबाउट। दैट मीन्स इन सारे कैपेसिटर्स को 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड को अगर हमको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, 5 माइक्रोफैरड। आया समझ में? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। जैसे सी इक्विवेलेंट, मैंने इस वीडियो में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसलिए इतना टाइम दिया ताकि तुमको ना प्रॉपर इसका अंदर का फील आए अच्छे से, उसके बाद हमको आराम से समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है? अच्छा, और एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा, मैंने तुमको ये मेंशन किया था कि अगर हम टर्मिनल्स बदल दें तो कहानी बदल जाएगा। जैसे कि मैं इस सर्किट को फिर से बनाता हूँ और एक बार बनाता हूँ, जब मैं यहाँ पर अगर तुमको याद है ये क्या था, छोटा सा डायग्राम एक बनाता हूँ। दिस इज बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास एक 3 माइक्रोफैरड था, इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक 6 माइक्रोफैरड था, ठीक है? और बीच में यहाँ पर कितना, कमान, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर हमारे पास था कमान, रेस 3 माइक्रोफैरड। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने ए एंड बी को टर्मिनल्स माना। अभी अगर मैंने बी एंड सी को टर्मिनल्स माना, मतलब तुमको बताना है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस बी सी, ये पूछा है, तो कहानी पूरा बदल जाएगा भाई। समझ में आ रहा है नहीं यार? अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, ये जो 3 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड है, दे आर इन सीरीज। आई होप सो तुमको ये समझ आया, राइट? दे आर इन सीरीज। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो 6 माइक्रोफैरड के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, बिकॉज इस बार टर्मिनल्स बदल चुके हैं। हमने बी एंड सी को अपना टर्मिनल्स माना, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम अपने बैटरी को कनेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ऐसे केस में एक बार देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। एंड 3 देर बेसिकली इन सीरीज, तो इसका सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, मैं डायरेक्टली करता हूँ इन दिस केस। 3 दोनों सेम है तो आधा हो जाता है, राइट? फॉर्मूला याद है ना, मैंने सिखाया था, दोनों सेम होगा। अच्छा चलो लिख लेता हूँ, जैसे सी इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों सेम, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 कितना होगा, 6, दैट इज 3 2 6। तो इन दिस केस कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2 माइक्रोफैरड। इज दैट क्लियर? मतलब इस ब्लू वाले कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये आ गया। और ये जो 3/2 माइक्रोफैरड है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो 3/2 माइक्रोफैरड आएगा, वो कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड के साथ क्या होगा, फिर से पैरेलल में होगा। इन दैट केस जो फाइनल सी इक्विवेलेंट आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो फाइनल सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 3/2 प्लस ये 6 माइक्रोफैरड में 6 माइक्रोफैरड के साथ पैरेलल में है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 6 12 12 प्लस 3 15 दैट इज 15/2 माइक्रोफैरड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो दैट मीन्स अभी अगर हमने बी एंड सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, बी एंड सी के अक्रॉस, तब आंसर बदल जाता है। ए बी के अक्रॉस निकालो तब आंसर बदल जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? दैट मीन्स इफ यू चेंज द टर्मिनल्स द आंसर्स विल आल्सो चेंज इन दिस केस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक काम करना, सबसे पहले इसको नोट कर लेना अच्छे से। यहाँ पर ये वाला जो चीज़ मैंने लिख के रखा है कि नेटवर्क सॉल्विंग का कुछ स्टेप्स है, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। अभी पॉज करो और इसको नोट करो। पॉज कर लिया? ओके। इसके बाद तुम इसको नोट करो अच्छे से। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख के रखा है कि कब हम पैरेलल में कब हम सीरीज में मान सकते हैं। जो दिमाग में हमारा एक आइडिया चलेगा वो ये मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पर लिख के रखा है कि अगर दोनों कैपेसिटर्स का दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड है तब पैरेलल में है। अगर किसी एक कैपेसिटर का सिर्फ एक ही टर्मिनल सिर्फ एंड सिर्फ किसी और कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है तब हम उस कॉम्बिनेशन को सीरीज में कहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो इसको नोट करो। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एकदम सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसा है कि हमारे पास अभी ऐसा एक सर्किट है और हमको यहाँ पर पूछा गया है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। मतलब ए से एक टर्मिनल निकालूंगा, बी से एक टर्मिनल निकालूंगा और इसके अक्रॉस बैटरी लगाऊंगा और फिर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। और हमको ऑलरेडी नॉलेज है कि कैसे करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम है कि हमको ढूंढने निकलना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने निकलना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मुझे सीरीज अरेंजमेंट दिख रहा है, कहाँ कहाँ मुझे पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर को ध्यान से देखो एंड कैन यू आइडेंटिफाई एनी पोर्शन ऑफ द सर्किट विच इज इन सीरीज और विच इज इन पैरेलल, राइट? एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन इजीली से इज दैट सर ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखो सर, ये जो 6 and 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आप देख रहे हो 6 and 6, ये जो दो कैपेसिटर्स है दे आर बेसिकली इन सीरीज। सच में समझ में आया नहीं आया? खुद सोच के देखो भाई, यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज आएगा इसमें तो माइनस क्यू आना ही है। इस प्लेट में अगर माइनस क्यू आएगा, ये प्लेट का ये टर्मिनल सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब यहीं से ही माइनस क्यू आया होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस क्यू और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस क्यू। फिर से प्लस क्यू है, इस प्लेट में कितना चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, इस प्लेट में माइनस क्यू है तो ये माइनस को बुलाएगा। तो कौन से प्लेट से बुलाएगा? सिर्फ एक ही प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो इस प्लेट से निकलेगा तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा प्लस क्यू। दैट मीन्स आई कैन से दिस टू आर इन सीरीज। सो इफ दिस टू आर इन सीरीज, अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है इसका तो क्या होगा इन दिस केस? अगर हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है दैट इज सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 and 6 अगर सीरीज में है। मैंने हमेशा सिखाया एक फॉर्मूला तो C1 into C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इन दिस केस हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली हम C/2 लिख सकते हैं। पता नहीं ये चीज़, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? दिस इज 3 माइक्रोफैरड। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये पता चल गया इन दोनों कॉम्बिनेशन का सीरीज इक्विवेलेंट है 3 माइक्रोफैरड। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा अभी इस सर्किट को और एक बार बनाते हैं। अभी ये दो गायब होकर सिर्फ हम एक कैपेसिटर बनाएंगे। पहले ये जो रिमेनिंग पोर्शन इसको बना लेता हूँ। लेट अस से दिस इज ए, मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ, लेट अस से दिस इज एक्स। दैट मीन्स ए से एक्स की तरफ, ए से एक्स की तरफ एक कैपेसिटर है, लेट अस से दिस इज 3 माइक्रोफैरड। ठीक है ना? और यहाँ पर कितना ए टू बी, यहाँ पर और एक कैपेसिटर है दैट इज बेसिकली 2 माइक्रोफैरड। थोड़ा पीछे बनाता हूँ इसको। सो इन दिस केस इट इज 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, दिस इज 3 माइक्रोफैरड। और x और b के बीच, बेसिकली ये b पॉइंट था, x एंड b के बीच और एक है दैट इज बेसिकली 6 माइक्रोफैरड। दिस इज b दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना? तो हमने जस्ट नाउ देखा कि a एंड x के बीच ये जो कॉम्बिनेशन, इसका रिजल्ट कितना है 3 माइक्रोफैरड। सो ध्यान से देखो, इस कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। दिस इज द सिंगल कैपेसिटर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका वैल्यू कितना होगा? दिस इज 3 माइक्रोफैरड। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी एक बात बताओ, इन दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? AX। सिमिलरली इन दो
कैपेसिटर्स के अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस ए और एक्स ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन फिर से क्या है, ये कॉम्बिनेशन फिर से हम कह सकते हैं कि क्या है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दैट इज सी इक्विवेलेंट आएगा, वो कितना आएगा, 3 + 3 दैट इज 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अभी फिर से अगर मैं इस सर्किट को बनाऊँ, देखो एग्जाम में इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि तुम एक बार देख के ही बता सकते हो। ये फर्स्ट टाइम इसलिए मैं 3-4 बार सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3-3 को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, फिर से और एक बार बनाता हूँ, लेट अस इन दिस केस ये A2X, राइट अंडरस्टैंड, ये A2X है ना, A2X, इन दोनों को रिप्लेस करके हम सिर्फ एक कैपेसिटर डालेंगे, दैट इज 6 माइक्रोफैराड इन दिस केस। ओके फाइन, X से फिर किया जा रहा है, X से फिर B जा रहा है, B वाला कितना है, दिस इज 6 माइक्रोफैराड इन दिस केस, एंड यहाँ पर A to B और एक जा रहा है, इसका वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड। भूलो मत तुम्हारा टर्मिनल क्या है, तुम्हारा टर्मिनल AX नहीं है, तुम्हारा टर्मिनल AB है। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों को अगर मैं टर्मिनल्स मानता हूँ तो मैं फिर से ये कह सकता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन फिर से क्या है, ये कॉम्बिनेशन फिर से मैं कह सकता हूँ सीरीज में है। डू यू एग्री विद दिस? ये कॉम्बिनेशन अगर सीरीज में है तो इसका सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, 6/2 दैट इज 3 माइक्रोफैराड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इन दोनों सीरीज अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड आएगा, करेक्ट। और ये जो 3 माइक्रोफैराड है, इन दोनों को रिप्लेस करके मैं जब सिंगल कैपेसिटर बनाऊंगा, ये जो 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड के साथ फिर क्या होगा, पैरेलल में होगा। आई होप सो ये तो समझ में आ गया होगा। ये जो दोनों का रिप्लेसमेंट एक सिंगल 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में होगा। तो इन दिस केस अगर मुझे सी इक्विवेलेंट, फाइनल सी इक्विवेलेंट लिखना है, फाइनल, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन का 3 प्लस इसका 2 बाकी है एंड देयर इन पैरेलल, तो हम इसलिए दोनों कैपेसिटेंस को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सिंपल है। हमने वही किया, हमने सबसे पहले अपने टर्मिनल्स को चूज़ किया, फिर हमने एक बेसिकली सर्च किया है अपने सर्किट में कि कहाँ पर हमको सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कहाँ पर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और उसी को नॉलेज को यूज़ करके हमने इस पूरे सर्किट को रिड्यूस करके इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया, दैट इज 5 माइक्रोफैराड। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है पक्का? चलो इसको नोट करो। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर हमको सीरीज मिल रहा है, कहाँ पर हमको पैरेलल मिल रहा है। ए एंड बी आर द टर्मिनल्स, वी नो, इसके अक्रॉस हम लोग अपना बैटरीज कनेक्ट करेंगे। अभी हम अपने खोज में निकलेंगे कहाँ कहाँ हमको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कहाँ कहाँ हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है ना। एंड सीधा सीधा ये बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है, अगर सबको दिख रहा है, देखो ये जो 3 कैपेसिटर्स है दिख रहा है, ये 3 कैपेसिटर्स बैक टू बैक कनेक्टेड है, हर एक प्लेट सिर्फ दूसरे के प्लेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है। खुद सोच के देखो भाई, यहाँ पर अगर प्लस क्यू आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस क्यू, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस क्यू। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि यहाँ पर प्लस है, माइनस क्यू बुलाएगा इस प्लेट में, आएगा कहाँ से, इस प्लेट से आएगा, तो इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। इस प्लेट प्लस क्यू चार्ज ने इस प्लेट में माइनस क्यू चार्ज को बुलाया, तो इसी प्लेट से आएगा। सो तीनों प्लेट में चार्जेस क्या दिखेगा हमको, सेम दिखेगा। तो ये जो 3 कैपेसिटर्स हमको दिख रहा है, ये तीनों कैपेसिटर्स विल बी इन सीरीज। तो हमको पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आई होप सो तुमको ये सारा टेक्निक पता चल चुका है। 1/C इक्विवेलेंट एंड C1 C2 C3 तीनों का वैल्यू 9 माइक्रोफैराड है, सो दिस इज बेसिकली 1/9, 3 बार ऐसा। तो C इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट इन दिस केस इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो C इक्विवेलेंट है, दैट इज 3 माइक्रोफैराड। इज दैट क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस डायग्राम में डायरेक्टली बना रहा हूँ, इन तीनों को मैं रिप्लेस करके 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ड्रॉ कर सकता हूँ। दैट मीन्स इन इस ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के अक्रॉस ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है, उसको रिप्लेस करके मैं एक सिंगल कैपेसिटर ला सकता हूँ। ये जो ब्लू वाला कैपेसिटर तुमको दिख रहा है, ये 3 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स का रिप्लेसमेंट है, और उसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज 3 माइक्रोफैराड, जो हमने जस्ट नाउ निकाला। ठीक है, अभी फॉरगेट अबाउट दिस पोर्शन, ये 3 जो 9 माइक्रोफैराड है उसके बारे में भूल जाओ, उसके जगह हमने 3 माइक्रोफैराड से रिप्लेस कर दिया।
ठीक है, ओके फाइन। अब तो समझ में आ गया। अभी अगर समझ में आया तो ये बताओ, ये जो 6 माइक्रोफैरेड है और ये जो 3 माइक्रोफैरेड है, दिख रहा है ये 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड, ये दोनों तो पैरेलल में है, बिकॉज दोनों का टर्मिनल्स, इस 6 माइक्रोफैरेड का टर्मिनल्स एज वेल एज ये ब्लू कलर का जो 3 माइक्रोफैरेड है, दोनों का टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, व्हिच मींस 6 एंड 3 इन दिस केस विल बी इन पैरेलल। तो इस कॉम्बिनेशन का जो सी इक्विवेलेंट होगा, हमको क्या करना है, डायरेक्टली 6 प्लस 3 ही करना है, एंड इन दिस केस इट विल कम आउट एज व्हाट, 9 माइक्रोफैरेड। अरे क्या हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दैट विल बी इन दिस केस इक्वल टू 9 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। अच्छा चलो अभी और एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें ज़्यादा क्लमजी नहीं करते। आई होप से तुमको यहाँ तक समझ में आ गया। स्टार्टिंग से बनाते हैं। दिस इज पॉइंट ए से एक 9 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर निकल रहा है, दिख रहा है ना, 9 माइक्रोफैरेड, ओके। उसके बाद यहाँ से एक 6 माइक्रोफैरेड का होगा, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर आएगा फिर से, यहाँ पर कितना आएगा, लेट अस सी, यहाँ पर फिर से दिस इज 9 माइक्रोफैरेड, और ये किसके साथ है, ये बी के साथ है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर और एक 9 माइक्रोफैरेड, इज दैट क्लियर। अच्छा 9 माइक्रोफैरेड, और ये जो कॉम्बिनेशन है 6 एंड 3 का कॉम्बिनेशन, ये कितना देगा हमको, फिर से 9 माइक्रोफैरेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 6 एंड 3 का मैं ग्रीन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ये कितना आ गया, 9 माइक्रोफैरेड, इज दैट क्लियर। एंड यहाँ पर भी एक 9 माइक्रोफैरेड आएगा, जस्ट हैव सम पेशेंस, मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर और एक 9 माइक्रोफैरेड आएगा, इन दिस केस ये वाला 9 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो ये वाला हमने 9 माइक्रोफैरेड पुट कर दिया, ओके। देखो 9 6 9 9 6 9 9, इस कॉम्बिनेशन का 5 9, सॉरी 9, फिर इस कॉम्बिनेशन का कितना हमने निकाला है, इस कॉम्बिनेशन का हमने निकाला है 9, फिर यहाँ पर एक 9 आ गया, और ये वाला 9 माइक्रोफैरेड हमने यहाँ पर लिख दिया। इज दैट क्लियर, समझ में आया। फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस बार क्या, ध्यान से देखो, इस बार ये जो बाकी तीन है, ये तीनों फिर से क्या है, सीरीज में है, एक मिनट, हाँ ये तीनों फिर से क्या है, सीरीज में है, ठीक है ना। और सीरीज में है तो इस तीनों का सीक्वेंस क्या होगा, इस बार डायरेक्ट करें, तीनों 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड सेम है, तो 9 बाई, इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, 3, in this case this is also equal to what, 3 माइक्रोफैरेड। देन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3 माइक्रोफैरेड, और ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है 3 माइक्रोफैरेड, मैं चलो यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं इन तीनों को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल कैपेसिटर ला देता हूँ। इन तीनों का जो रिप्लेसमेंट है ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरेड। अभी फिर से ध्यान से देखो, ये 6 एंड ये जो 3 है, दिख रहा है, ये 6 और ये जो 3 है, ये 6 और ये जो 3 है, ये फिर से क्या है, ये फिर से हमारा पैरेलल में है। सो इन दिस केस सी इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं, दिस केस 6 एंड 3 का 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 9 माइक्रोफैरेड। इज दैट क्लियर, दैट मीन्स इस पूरे 999 का रिप्लेसमेंट 3 आया, 3 6 के साथ कंबाइन हो गया, कितना बन गया, फिर से 9 बन गया, और ये 9 ये 9 और ये 9 फिर से और एक सर्किट बनाएगा। चलो और एक सर्किट हम बनाते हैं इन दिस केस, और एक सर्किट इन दिस केस दैट इज, यहाँ से ए से निकला, यहाँ पर एक 9 माइक्रोफैरेड। इज दैट क्लियर, ओके एक मिनट, मेरा चेहरा बीच में आ रहा है, अच्छा। और इस ग्रुप का रिजल्टेंट कितना आ गया, इस ग्रुप का 9, तो मैंने यहाँ से फिर से एक 9 माइक्रोफैरेड डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर और एक 9 माइक्रोफैरेड यहाँ पर पहले से बचा हुआ है, दिस इज बेसिकली 9 माइक्रोफैरेड। इज दैट क्लियर, तो तीनों का फिर से सी इक्विवेलेंट इन दिस केस क्या हो जाएगा, वी हैव ऑलवेज लर्नड इन दिस केस दैट इज 9/3, दैट इज 3 माइक्रोफैरेड। Is that clear? So this is the equivalent capacitance in this case, that is 3 microfarad. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? So this is the result of this particular question. I hope so तुमको ये समझ में आया। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन था, बस सिंप्लीफाई करना है। मैंने तो 2 3 4 5 करके सर्किट्स बनाया, तुमको बस सीधा सीधा तुम मुंह में कैलकुलेट करके फाइनली रिजल्ट तक जा सकते हो। 999 कितना आ जाएगा, 3 3 6 के साथ कंबाइन करोगे फिर से क्या आ जाएगा, 9, फिर से 9 9 9, फिर से कितना आएगा, 3 3, फिर इसके साथ कंबाइन करोगे इस 6 माइक्रोफैरेड के साथ, तो कितना आ जाएगा, फिर से 9, फिर 9 9 9, फिर से 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। सो द आंसर इज 3 माइक्रोफैरेड इन दिस केस, ठीक है। आगे बढ़े, ओके आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा इन द सेंस, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक अपना प्रीवियस पॉइंट फिर से रीमेंशन किया कि ये है कि अगर हमने किसी भी दो कंडक्टर्स को या दो अरेंजमेंट्स को या दो प्लेट्स को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है तो दोनों के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है पॉइंट्स कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर्स विल हैव सेम पोटेंशियल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ध्यान से देखो, ये जो सर्किट दिख रहा है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले नेमिंग करके। नेमिंग मतलब देखो, इस ये ए एक टर्मिनल है, बी एक टर्मिनल है, मतलब ए एंड बी आर द टर्मिनल्स जिसके अक्रॉस हम अपने बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम ए मानते हैं और बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम बी मानते हैं। और ए से जितना सारा कंडक्टिंग वायर्स जहाँ जहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है उन जगहों का भी पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। जैसे कि दिख रहा है, देखो ये ए है तो इस जगह का भी पोटेंशियल क्या होगा, ए। अगर ये डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर के साथ इस कैपेसिटर के प्लेट के साथ भी कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, ए। फाइन, ये कनेक्टिंग वायर गया 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 फिर यहाँ पर पहुंचा तो इस जगह का भी पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अगर ये है ए है, ये भी एक कंडक्टिंग वायर के साथ इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो ये भी ए होगा। ये भी एक कंडक्टिंग वायर के साथ इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, ए। जहाँ जहाँ कंडक्टिंग वायर जाता है वहाँ वहाँ ए वाला पोटेंशियल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अभी अगर मैं इसी तरीके से बी है तो बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी माना हमने, तो जहाँ जहाँ ये बी वाला कंडक्टिंग वायर जाएगा वहाँ वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। तो इस जगह के पोटेंशियल को हम बी बोलते हैं। ये इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। ये देखो बी वाला पोटेंशियल वाला कंडक्टिंग वायर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक जाता है तो इस जगह के पोटेंशियल को भी हम क्या बोल देंगे, बी। चलो, इस जगह के पोटेंशियल को भी हम बी बोल देते हैं और इसके साथ ये प्लेट कनेक्टेड है तो ये भी कितना होगा, बी। इस पॉइंट के साथ ये प्लेट भी कनेक्टेड है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम अपने इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे सामने कितने सारे कैपेसिटर्स हैं। इट्स ऑब्वियस सर, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर। आई एग्री विथ यू, देयर आर 3 कैपेसिटर्स। अभी एक बात बताओ कि अगर मैं तुमको पूछूं कि पॉइंट ए से, कहाँ से, पॉइंट ए से कितना सारा कैपेसिटर प्लेट्स निकलता है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज पॉइंट ए। मैंने पूछा पॉइंट ए से कितना सारा कैपेसिटर प्लेट निकला, तो तुम ये देखो कि कितने सारे प्लेट्स के सामने ए लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ए वाला प्लेट है, यहाँ पर एक ए वाला प्लेट है, यहाँ पर एक ए वाला प्लेट है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए वाले टर्मिनल से 3 प्लेट निकला। चलो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ए वाले टर्मिनल से 1 2 3 प्लेट निकला। तीनों प्लेटों का नाम क्या है, ए ए ए। ठीक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। ऐसे करके सोचना है। दिस इज हाउ यू थिंक, दिस इज हाउ यू विल मेक योर लाइफ इजियर। इस तरीके से अगर सोचोगे। अभी बताओ, तीनों प्लेट्स तो ए समझ में आ गया, ओके फाइन। ये भी ए है भाई पोटेंशियल, ये भी ए है पोटेंशियल, ये भी ए है पोटेंशियल। लेकिन तीनों ए वाले प्लेट्स ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, इस ए ने बी के साथ किया, इस ए ने फिर से बी के साथ किया, इस ए ने भी बी के साथ ही किया है। इसका मतलब है कि ए का जो दूसरा पार्टनर, दूसरा प्लेट होगा, वो उसका पोटेंशियल भी होगा, इसका पोटेंशियल भी होगा, इसका भी पोटेंशियल भी होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3 प्लेट निकला, क्या निकला, ये 3 प्लेट निकला, तीनों प्लेटों का पोटेंशियल क्या होगा, बी ही होगा। ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। समझ में आया मैंने कैसे करके सिंप्लीफाई किया। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ए वाले पॉइंट को चूज़ किया और जहाँ जहाँ ए से कंडक्टिंग वायर निकल के पहुँच रहा है उन जगहों के पोटेंशियल को भी ए मार्क कर दिया। फिर बी वाला जो पॉइंट है, बी वाला जो पोटेंशियल है, वहाँ से जो वायर निकलता है और जहाँ जहाँ जाके जिस जिस प्लेट के साथ जुड़ रहा है उस प्लेट के पोटेंशियल को भी हमने बी मान दिया। उसके बाद मैंने इस सर्किट को देखा ही नहीं, मैंने बस इतना पूछा कि ये बताओ कि ए वाले टर्मिनल से कितना सारा प्लेट निकल रहा है। जैसे कि दिख रहा है ए ए ए, 3 प्लेट निकला तो 3 प्लेट बना देना ए से निकाल के। जैसे ए से निकाल के मैंने 3 प्लेट बना दिया। सिमिलरली नेक्स्ट मैंने तुमको ये पूछा कि ए किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ए बी के साथ, दूसरा वाला ए भी बी के साथ, ये वाला ए भी बी के साथ ही पार्टनरशिप कर रहा है। तो हर एक ए ए ए प्लेट के साथ एक बी 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 वाला प्लेट मैंने बना दिया। एज बिकॉज ये ग्रीन कलर का तीनों बी प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है, उसको हमने बी के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड इट्स a very easy case, right? Because it's very simple scenario, because all the 3 capacitors have the same potential difference AB AB AB, that means तीनों के तीनों पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर हमको C इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम सारे कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तीनों कैपेसिटेंस का वैल्यू C C C है, तो दिस इज C plus C plus C, and the answer is what, 3C in this case। that means इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं C इक्वल निकालूंगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3C। इज दैट क्लियर? सिंपल था ना? सिंपल से क्वेश्चन से मैंने चालू किया। देखो ये पूरा जो मैंने वीडियो बनाया है एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाया, इजी क्वेश्चन से लेके मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक जाऊंगा और हर चीज बताऊंगा जो आगे जाके तुमको एक नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी हमने जस्ट ना जो सीखा, नेमिंग का जो टेक्निक सीखा कि जो जिन जगहों को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है उन जगहों में पोटेंशियल सेम होगा, उसी लॉजिक से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है, प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है। देखो ये एक टर्मिनल है ए, ये दूसरा टर्मिनल है बी। जहाँ जहाँ ए से वायर जा रहा वहाँ वहाँ पोटेंशियल ए वाला पोटेंशियल ही होगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक वायर निकला, मतलब ए से वायर निकला और ये डायरेक्टली इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल ए है। यहाँ से जो वायर निकला वो इस प्लेट के साथ भी कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल हमने ए कह दिया। यहाँ से जो वायर निकला ये भी इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने ए बोल दिया। और यहाँ से जो वायर निकला ए से ही तो निकला है और इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस प्लेट को भी हमने ए पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, काम खत्म। अब नेक्स्ट बारी आता है बी वाले पॉइंट का। बी वाले एंड से जहाँ जहाँ कंडक्टिंग वायर जिस प्लेट के साथ जाके जुड़ता है उन जगहों का पोटेंशियल हम बी कहेंगे। तो यहाँ से वायर जाके इस प्लेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने बी लिख दिया। यहाँ से वायर जाके इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसको हमने बी लिख दिया। बस हो गया। तो हमारे सामने अभी कितने सारे कैपेसिटर्स है? 1 2 3, 3 कैपेसिटर्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, मैं चाहूँगा कि तुम इस कैपेसिटर में पहले ध्यान दो। लुक एट दिस कैपेसिटर फर्स्ट। इस कैपेसिटर को देखो। इस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दिस केस, दैट इज इक्वल टू 0। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस बिकॉज दोनों प्लेट का पोटेंशियल ए ही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, कैन यू टेल मी चार्ज स्टोर्ड का फॉर्मूला कितना होगा? Q इक्वल टू सी वी। अगर ये V ही 0 है तो चार्ज स्टोर्ड इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसका मतलब है कि अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो इस कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इस कैपेसिटर का इस सर्किट में कोई काम नहीं है, which means this particular capacitor can be removed from the circuit. Try to understand, it can be removed from the circuit. ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, मैं एक मिनट ठीक से लिखता हूँ। It can be removed from the circuit. इसको हटा दो, चाहिए नहीं, इसके बारे में भूल ही जाओ, बिकॉज इसके पास चार्ज स्टोर करने का कोई कैपेसिटी ही नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा चलो, तो तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 ही कैपेसिटर्स बचा। एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो इफ आई से दिस इज पॉइंट ए, मेरा पहला क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि ये बताओ कि ए से कितना सारा प्लेट्स निकलता है। तुम बोलोगे सर देखो एक प्लेट यहाँ पर ए नाम वाला है, यहाँ पर दूसरा प्लेट ए नाम वाला है, इसको तो देखना ही नहीं है, तो बेसिकली 2 प्लेट्स निकलता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करने में ए से यहाँ पर 1 प्लेट, यहाँ पर हमने 2 प्लेट निकाल दी बिकॉज डायग्राम में दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं तुमको पूछूं कि बी वाले पोटेंशियल कितने सारे प्लेट्स हैं, तो बोलोगे सर 2 प्लेट्स हैं। यहाँ पर एक बी वाला पोटेंशियल प्लेट है, यहाँ पर बी वाला पोटेंशियल प्लेट है और दोनों ए के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके सामने एक बी लगा दो, इसके सामने और एक प्लेट लगा दो, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? बी। तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया बिकॉज दोनों का पोटेंशियल सेम है, बी है पोटेंशियल, तो हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया और ये हो गया बी। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी सी है, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी सी है, दोनों पैरेलल में है। सिंपल सा कैलकुलेशन है इन दिस केस। हम क्या करेंगे, सी प्लस सी इन दिस केस दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2C। 2C इज द आंसर इन दिस केस। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज हमको सीखने को मिल रहा है। एक तो ये है, इन दिस केस हम इस कैपेसिटर को अपने डिस्कशन से हटा ही सकते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पोटेंशियल डिफरेंस। आगे से ऐसा तुमको कभी भी केस मिले, उस कैपेसिटर को डायरेक्टली अपने सर्किट से हटा देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बाकी कैपेसिटर्स के साथ डील करना है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, फटाफट निपटा लेते हैं। इस पॉइंट का नाम
ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, मतलब दे आर द पोटेंशियल्स। इन्हीं 2 पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगाएंगे, जहाँ जहाँ कंडक्टिंग वायर जाते हैं वहाँ उन जगहों का नाम ए ही होगा, तो इस जगह का नाम भी ए है। ध्यान से देखो, ये यहाँ तक भी पहुँचता है, इस जगह का नाम भी ए है, ये डायरेक्टली इसके साथ भी पहुँचता है, इस जगह का नाम भी क्या होगा, ए ही होगा। सिमिलरली अगर ये बी है तो इस प्लेट का भी नाम क्या होगा, बी, इस प्लेट का भी नाम क्या होगा, बी, इस प्लेट का भी नाम क्या होगा, बी। इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, श्योर शॉर्ट सिंपल सा केस है, क्लियरली दिख रहा है कि ए बी ए बी ए बी है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। तो सी इक्विवेलेंट इन दिस केस कैन बी रिटन एज व्हाट, 3C। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। ठीक है ना, हम इसको 3C कह सकते हैं, बिकॉज इफ दे आर इन पैरेलल वी डायरेक्टली ऐड देम अप। ठीक है ना, आगे जरूर बढ़ते हैं। आई होप सो तुमको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, जस्ट एंजॉय देम। चलो, ये हमारा नेक्स्ट सर्किट है, क्वेश्चन सेम ही है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। टेक्निक हम सेम यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जो जो प्लेट्स कनेक्टेड है उसमें ए लिख दो। ए प्लेट के साथ, ए पॉइंट के साथ ये प्लेट कनेक्टेड है, दिस इज ए, फिर ये प्लेट कनेक्टेड है, दिस इज ए, फिर ये प्लेट कनेक्टेड है, ये ए। तुमको बात समझ में आ रहा है ना, ए लिखने का मतलब क्या है, अगर इस जगह का पोटेंशियल ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इस जगह का पोटेंशियल भी क्या होगा, ए होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर ये बी है, ध्यान से देखो, अगर ये बी है तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, बी, इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या होगा, बी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अच्छा ठीक है, आर वी डन? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी डन? ध्यान से देखो तो इस सर्किट को, आर वी डन? एंड योर आंसर विल बी सर नहीं। यहाँ पर एक प्लेट, दो प्लेट एंड तीन प्लेट, ये तीनों प्लेट्स जो है, दिख रहा है ये तीनों प्लेट्स, दे आर बेसिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, बट इनका नामकरण हम नहीं कर पाए बिकॉज ये ना इधर ए टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ना इधर बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। फाइन, इफ यू हैव अ सिनेरियो लाइक दिस, ना वो ए के साथ कनेक्टेड है ना वो बी के साथ कनेक्टेड है, तो तुम एक नया वोल्टेज मान लो, लेट अस से इस पॉइंट का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ, लेट अस से दैट इज एक्स, मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने माना कि चलो इस जगह का पोटेंशियल एक्स है, तो ये पॉइंट के साथ ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इसका भी पोटेंशियल एक्स होगा, इसका भी पोटेंशियल एक्स होगा, और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, एक्स ही होगा। डरो मत, हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले ए वाले टर्मिनल को बनाते, ये ए है, इस वाले टर्मिनल को बनाया, और मैं फिर से वही सेम क्वेश्चन तुमको पूछूंगा कि ये बताओ कि ए वाले टर्मिनल से कितना सारा प्लेट निकल रहा है। यू नीड टू लुक एट द सर्किट एंड से, सर यहाँ से एक ए वाला प्लेट है, यहाँ पर एक ए वाला प्लेट है, यहाँ पर एक ए वाला प्लेट, मतलब ए वाले टर्मिनल से 3 प्लेट निकलेगा, सीधा सीधा 3 प्लेट बना दो बिना कुछ सोचे, दैट इज 1, कमान 2, ये हो गया 3 प्लेट हमने बना दी। ठीक है, ओके। अभी मैंने तुमको नेक्स्ट पूछा कि ओके फाइन, ए वाला प्लेट तो तुमने बना दिया, अभी ये बताओ कि इसने पार्टनरशिप किसके साथ किया, ए किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ए वाला प्लेट किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट नहीं सॉरी, मतलब ग्रुपिंग हो रहा है। सो इन दिस केस ए का एक एक्स के साथ है, ए का एक एक्स के साथ है, ए का एक बी के साथ है, मतलब दो ए का प्लेट्स एक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ओके ठीक है, दो ए का प्लेट्स एक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो मैंने ऐसे जोड़ दिया और कहा ये ब्लू वाला प्लेट, ये वाला ब्लू वाला प्लेट, दोनों का पोटेंशियल क्या है, एक्स, मैंने ऐसा कह दिया। ठीक है ना, ए एक्स दोनों का कैपेसिटेंस हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, इसका भी सी लिख सकते हैं, इसका भी सी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो इस वाले कैपेसिटर का काम हो गया, इस वाले कैपेसिटर का काम हो गया। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट ए और एक प्लेट के साथ कनेक्ट ग्रुप करता है, दैट इज बी वाला प्लेट। इन दिस केस मैंने और एक प्लेट बनाया, चलो ध्यान से देखो, ये जो है ये बी वाला प्लेट होगा, और इसका नाम हमने बी दे के रखा है, ये बी है मतलब ये भी बी वाला प्लेट होगा, और ये ए के साथ भी कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने अकाउंट में ले लिया। ठीक है, अभी बाकी रहा लास्ट कैपेसिटर, जिसका दो प्लेट्स का नाम है एक्स बी, मतलब एक्स बी के अक्रॉस तुमको और एक कैपेसिटर बनाना है, which means in this case एक्स बी, मतलब ये वाला टर्मिनल दिख रहा है एक्स, एंड दूसरा वाला टर्मिनल ये बी है, तो यहाँ से ऐसा लाइन खींचो, एक्स बी के बीच और एक कैपेसिटर होगा, और हमने ये वाला कैपेसिटर बना दिया, और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या है, सी। भूलो मत, टर्मिनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल क्या है, बी, एक्स टर्मिनल नहीं है, एक्स इज नॉट द टर्मिनल, एक टर्मिनल बी है, एक टर्मिनल ए है, तो हमने अकॉर्डिंगली ऐसा दो वायर्स खींच दिया दिखाने के लिए कि ए एंड बी आर द टर्मिनल्स। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई किया है।
ठीक है, सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल सर्किट में लाया जिसको देख के हमको खुशी मिलती है बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल अरेंजमेंट, राइट। वी ऑल नो इस अरेंजमेंट का इन दिस केस अगर मैं इसके साथ डील करूँ, हम आराम से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। चलो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखो ये दो सीधा सीधा देखो, इसका नाम भी ए एक्स है, इसका नाम भी ए एक्स है, ये तो पता ही है, मतलब बोथ द सिस्टम, बोथ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो इस कॉम्बिनेशन का ध्यान से देखना, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं फिर से एक बार इस सर्किट को अच्छे से बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए है, चलो और एक बार कर लोगे मुझे पता है, फिर भी मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए धीरे धीरे तोड़ के बता रहा। ये ए से ये दो कैपेसिटर को रिप्लेस करके हमने क्या बना दिया, एक कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर जिसका वैल्यू कितना है 2C, ये मैंने 2C लिख दिया। ए से और एक कैपेसिटर निकला है, ए से और एक कैपेसिटर निकला, ये वाला कैपेसिटर जो बी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ठीक है, ये बी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ये जो दो है जिसका वैल्यू 2C है वो किसके साथ कनेक्ट है, एक्स के साथ, तो ये एक्स है। एक्स और बी के बीच और एक कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, इसको हम बना देते हैं दिस इज this is C, this is 2C, this is C, and these are the terminals, these are the terminals. Is that clear? AX that is 2C, AX के बीच 2C हमने लिख दिया। अभी अगर तुम टर्मिनल्स को ध्यान से देखोगे तो अभी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर ये देखो, ये जो है this 2C and C they are in series. Do you agree with this? They are in series. If they are in series, तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 into C2 divided by C1 प्लस C2, दैट इज बेसिकली बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट ऊपर 2C स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3C, C स्क्वायर को मार देगा तो ये बेसिकली कितना आएगा, दिस इज 2C/3। मतलब ये जो ग्रुप है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C/3 आता है। और ये जो 2C/3 है, आई होप सो तुमको अब तक समझ में आ गया, ये जो है वो इस C के साथ कैसा कनेक्टेड है, ये C के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पूरा 2C/3 दोनों कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 2C/3 इस C के साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। आई होप सो तुमको दिख रहा है। सो इन दिस केस अगर हम C इक्विवेलेंट लिखना चाहें, इन दिस केस यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इस ग्रुप का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 2C/3 और ये इस C के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो हमने प्लस C लिख दिया। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 5C/3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर हमने एक नया चीज़ सीखा, क्या सीखा कि अगर नंबरिंग करते करते कोई ऐसा टर्मिनल बच जाता है जिसमें कोई नाम नहीं आता, तुम अपने हिसाब से एक नाम दे दो, एक वोल्टेज दे दो और सर्किट को सिंप्लीफाई कर दो, बाकी सब तो एक ही जैसा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो इसको नोट करो पॉज करके अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। फाइन, एक बार इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखो और क्या रियलाइज हो रहा है वो फील करो। ठीक है, ओके अभी ये जो क्वेश्चन है, दिस इज कम्प्लीटली न्यू ब्रीड ऑफ क्वेश्चन। हम इसको इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर्स बोलते हैं। मैंने तुमको बोला था इस क्वेश्चन को देखो, तो देखो ये जो अरेंजमेंट है ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी, राइट। और यहाँ पर पूछा गया है कि हमको ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो बताओ। अभी इसको करने के लिए मुझे एक छोटा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बस सुनते जाओ। तो एक बार ये देखो कि ए बी को अगर मैं टर्मिनल्स मानता हूँ, हाउ आर द कैपेसिटर्स अरेंज्ड। ए बी को टर्मिनल माना C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2, इस तरीके से ही इन्फिनिटी तक कैपेसिटर्स अरेंज किए गए। ठीक है, तो मैंने माना कि चलो से लेट अस से कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी है उसको हमने C0 मान लिया कि चलो ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C0 है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो समझ में हमको समझ में आ गया। नाउ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो तुमको ध्यान से सुनना है। एक पर्टिकुलर तरीका है सोचने का, वो सोच बता दो। तो अभी देखो, जस्ट फॉर द टाइमिंग लेट अस से कि मैंने क्या किया, मैंने इस C1 C2 को हटा दिया, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको ढक दिया। ठीक है ना, स्केल से ढक दिया, तुमको C1 C2 ए बी कुछ दिख नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इस पॉइंट
इस पॉइंट को, m वाले पॉइंट को, ये m वाला जो पॉइंट है इसको एक टर्मिनल मानो, और n वाला जो ये वाला पॉइंट है इसको एक टर्मिनल मानो। ये दिख रहा है ना, ये दो पॉइंट, दिस आर द टर्मिनल्स। दैट मीन्स नाउ कंसिडर, try to understand, consider m and n as, एक मिनट, as terminals। ठीक है, हमने कहा कि m and n को टर्मिनल्स मानो। अभी तो क्या तुमको ए भी दिख रहा है, ए भी नहीं दिख रहा है, बाकी C1 C2 कुछ नहीं दिख रहा, तुमको सिर्फ दिख रहा है कि ये जो सर्किट है वो m और n से चालू हो रहा है। अगर m and n को मैं टर्मिनल्स मानता हूँ तो फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो कैपेसिटर्स किस तरीके से अरेंज्ड है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 टिल इन्फिनिटी। क्या ये चीज़ तुमने पहले जस्ट नाउ सुना है? एग्जैक्टली सुना है। मैंने कहा था कि अगर मैं ए बी को टर्मिनल्स मानूं तब C1 C2 C1 C2 C1 C2 करते करते इन्फिनिटी तक कैपेसिटर्स अरेंज्ड हैं। और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी C1 C2 इसको अपने सर्किट से हटा दो, फॉरगेट अबाउट देम, और सोचो कि तुम्हारा सर्किट M and N से चालू हो रहा है, तो फिर से एग्जैक्टली उसी फैशन में तुमको C1 C2 C1 C2 C1 C2 कैपेसिटर्स मिलेंगे। इस पर्टिकुलर फैशन में कैपेसिटर्स अरेंज्ड होगा टिल इन्फिनिटी। तो एक बात बताऊँ, ए बी को टर्मिनल्स मानने के बाद जैसा कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट है, एम एन को टर्मिनल्स मानने के बाद कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट वैसा ही है, एंड ए बी को टर्मिनल्स मानने के बाद ये पूरा सर्किट इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, एम एन को टर्मिनल्स मानने के बाद भी ये पूरा सर्किट इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। तो मेरा कहना ये है कि ए बी के अक्रॉस जैसा मुझे ये अरेंजमेंट दिख रहा है, एम एन के अक्रॉस में मुझे एग्जैक्टली वही अरेंजमेंट दिखाई देगा, एज इन बोथ द केसेस द सिस्टम्स आर एक्सटेंडिंग टिल इन्फिनिटी। तो सीधा सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए बी के अक्रॉस अगर कैपेसिटेंस सी नॉट है तो एम एन के अक्रॉस इफ आई फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एम एन, उसको भी हम सी नॉट ही लिखेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एम एन को भी हम सी नॉट ही लिखेंगे, बिकॉज एग्जैक्टली कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट कैपेसिटेंस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, एग्जैक्टली सेम। समझ में आया? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा जगह है, ये जो पूरा जगह है यहाँ से लेके पूरा इन्फिनिटी तक, इस पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस करके m एंड n के अक्रॉस एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। ये जो पूरा ये वाला mn के बाद ये जो पूरा सिस्टम है उसको हम एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। और हमने जैसे जस्ट नाउ देखा है कि mn के अक्रॉस इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, C नॉट ही आएगा। तो हमने यहाँ पर C नॉट ही लिख दिया, मतलब mn के बाद ये जो पूरा सिस्टम है इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता हुआ सिस्टम का रिप्लेसमेंट हमने एक कैपेसिटर से किया, और उसका वैल्यू भी हमने क्या लिख दिया, C नॉट ही लिख दिया। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इस वक्त अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूँ, ध्यान से देखना, अभी अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूँ, ध्यान से देखो, दिस इज ए से हमने कैपेसिटर निकाला, क्या आएगा, सबसे पहले C1 आएगा, डू यू एग्री विद दिस, C1 आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ, उसके बाद अगर से C2 आया, C2 के बाद ये कितना आ गया, B वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। और मैंने माना था कि भाई यहाँ पर एक टर्मिनल है, मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, आई वॉन्ट यू पीपल टू चेक एट एम एंड एन। ये वाला टर्मिनल क्या है, एम, ये वाला टर्मिनल क्या है, एन, और इसके अक्रॉस जो ये कैपेसिटर है जो मैंने लिखा है इसका वैल्यू भी मैंने C नॉट दे दिया, बिकॉज एम और एन के बाद ये जो इनफाइनाइट सिस्टम है वो दिखने में एग्जैक्टली ए बी के बाद जैसा सिस्टम दिखता है, एम एन के बाद भी एग्जैक्टली वही सिस्टम दिखता है। तो हमने इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या लिख दिया, C नॉट ही लिख दिया। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फटाफट सॉल्व करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो C नॉट C2 दे आर इन पैरेलल, तो इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कितना आएगा, C नॉट प्लस C2। इज दैट क्लियर? एंड C नॉट प्लस C2 ये जो कॉम्बिनेशन है इसका वैल्यू C नॉट प्लस C2 आएगा विच इज इन सीरीज विथ C1। दैट मीन्स मैं सीधा सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। इफ आई राइट C इक्विवेलेंट अक्रॉस AP के अक्रॉस इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 इन सीरीज विथ C नॉट एंड C2 जो कि पैरेलल में है। तो C नॉट प्लस C2 का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना कॉम्बिनेशन आएगा, C नॉट प्लस C2 एंड C नॉट प्लस C2, ये दो कैपेसिटर्स का जो रिप्लेसमेंट एक सिंगल कैपेसिटर है दैट इज C नॉट प्लस C2, और C1 के साथ क्या है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ध्यान से देखना, C1 इंटू C नॉट प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C नॉट प्लस
C2। समझ में फॉर्मूला क्या था, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही फॉर्मूला था। उसी फॉर्मूला को हमने यूज़ किया, C1 इंटू दिस क्वान्टिटी डिवाइडेड बाई C1 प्लस दिस क्वान्टिटी, वही लिख के रखें, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि भाई C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB के अक्रॉस, इस AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो भी C0 ही आएगा। Mn के अक्रॉस अगर C0 है, AB के अक्रॉस भी क्या होगा, C0 ही होगा। तो हमने यहाँ पर C0 लिख दिया। ध्यान से देखो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कितना होगा, जैसे C0 इंटू C1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा C0 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा C0 इंटू C2 दैट इज इक्वल टू ये वाला कितना आ जाएगा, जैसे C1 इंटू C0 प्लस, और यहाँ पर कितना होगा, जैसे C1 इंटू C2। इज दैट क्लियर, कुछ कैंसिल आउट जा रहा है, यस, C0 इंटू C1, C0 इंटू C1 कैंसिल आउट जा रहा है। और यहाँ पर मुझे चाहिए C0 का वैल्यू, तो C0 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है C0 स्क्वायर प्लस C0 इंटू C2, ठीक है ना। और यहाँ से कौन आ गया, माइनस C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो एज बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सोल्यूशन का। C0 का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ बी माइनस C2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना होगा, दैट इज C2 स्क्वायर माइनस 4a कितना होगा, C0 का कोफिशिएंट 1 है, और C का वैल्यू कितना होगा, माइनस C1 इंटू C2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जैसे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई 2a, एंड a in this case is equal to what, 1। तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी देयर आर टू सॉल्यूशंस, एक तो माइनस माइनस मानेंगे, एक माइनस प्लस मानेंगे। हमको पता है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, सो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट विल बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन इन दिस केस, माइनस C2, और यहाँ पर हम प्लस पकड़ेंगे, एंड दैट इज रूट ओवर ऑफ, देखो यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज C2 स्क्वायर प्लस 4C1 इंटू C2 divided by 2. So this is the value of C0, where C0 is the equivalent capacitance in this case, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आई होप से तुमको भी दिखाई दे रहा ही है, इज दैट क्लियर। तो ए बी के अक्रॉस हमने C0 माना था, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C0 ही है। सिंपल सा फंड है, ए बी के अक्रॉस अगर C0 होगा, Mn को टर्मिनल्स अगर मानूंगा, यहाँ के बाद जो सिस्टम है उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C0 ही होगा। आई होप सो तुमको मज़ा आया, ठीक है। क्वेश्चन अभी भी बाकी है, और 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, इसको अच्छे से पॉज करो, अच्छे से रियलाइज करो कि हमने क्या डिस्कस किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। ओके, तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी का जो सेक्शन ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, एग्जैक्टली इसी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो अच्छे से सांस ले लो, पानी पी लो, फोकस करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक इजी सा क्वेश्चन, जस्ट टू स्टार्ट विद। देखो यहाँ पर ऐसा है कि कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, मतलब ये जो प्लेट है वो पूरा फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है। एंड ए सेकंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, दूसरे प्लेट को ऐसे बेंड बेंड करके ना एक स्टेयर जैसा शेप दे दिया, और हर एक प्लेट का एरिया a/3 है लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज a/3, मतलब a/3 a/3 a/3, एंड द हाइट इज d, मतलब ये डिस्टेंस d है। अब ये 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2d हो जाएगा, और ये 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। इज दैट क्लियर, 2d प्लस d 3d। तो पूछा इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है, डराने के लिए दिया है, एक बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, बिकॉज खुद सोच के देखो, ये कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होगा सेम, ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो लेट अस से मैंने मान लिया कि इसका टर्मिनल, इसको मैं बी कहता हूँ, इस टर्मिनल को ए कहता हूँ, तो इसके अक्रॉस भी नाम क्या आएगा, ए भी आएगा, मतलब इस ग्रुप को अगर मैं कंसिडर करूँ, सिमिलरली इस ग्रुप को अगर मैं कंसिडर करूँ, इसका अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ही आएगा। इस ग्रुप को अगर कंसिडर करूँ, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ए बी ही आएगा। इज दैट क्लियर। लेट अस से इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है इसका कैपेसिटेंस हमने C1 लिख दिया, ये जो ग्रुप है इसका कैपेसिटेंस हमने C2 लिख दिया, और ये जो ग्रुप है इसका कैपेसिटेंस हमने C3 लिख दिया। इज दैट क्लियर, ग्रुप समझ में आ रहा है ना। ये d डिस्टेंस वाला 2 प्लेट्स, 2d डिस्टेंस वाला 2 प्लेट्स, एंड 3d डिस्टेंस वाला 2 प्लेट्स। तो C1 का वैल्यू कितना होगा वो रखते हैं, लेट्स सी C1 का वैल्यू कितना होगा। C1 इन दिस केस इज a/3 into epsilon naught by distance in this case is d,
सिंपल सा है। C2 का वैल्यू कितना होगा, एरिया इज A/3, एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, दैट इज 2D। एंड C3 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दिस केस दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3D। Is that clear? And we all know that C1, C2 and C3 ये जो तीनों कैपेसिटर्स है they are in parallel। तो सीधा सीधा C इक्विवेलेंट क्या होगा, तीनों का समीशन डायरेक्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। LCM लूंगा तो कितना आएगा, दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 3, मतलब 18D आएगा LCM। तो 3 6 या 18, ऊपर क्या बचेगा 6, प्लस ये 6 है, ऊपर क्या बचेगा 3, प्लस ये 9 है तो ऊपर क्या बचेगा 2, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 6 + 3 9 10 11 कितना हो गया, 11A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप सो तुमको मजा आया क्वेश्चन देख के। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लाया है, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, 3 capacitors of capacitance 3 microfarad, 6 microfarad and 4 microfarad are connected as shown। 3 microfarad दिख रहा है, 6 microfarad, 4 microfarad they are connected as shown across a battery of 6 volt। एक 6 volt बैटरी के अक्रॉस इन कैपेसिटर्स को लगाया गया है एक पर्टिकुलर फैशन में, जो तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। बहुत ही आसान है ना, ही नहीं आसान, इतना क्वेश्चंस किया तो ये तो आसान होगा ही। देखो ध्यान से, ये जो दो कैपेसिटर्स है, दिख रहे हैं ये दो कैपेसिटर्स, कमान, ये जो दो कैपेसिटर्स है दे आर इन बेसिकली सीरीज में कितना होगा, 6 and 3 का कॉम्बिनेशन, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 कितना होगा 9, दैट इज बेसिकली 18, दैट इज 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो ये वाले कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैरड, जो 4 माइक्रोफैरड के साथ, इस वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है। तो सिंपली टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ऊपर वाले का 2 माइक्रोफैरड, नीचे वाले का 4 माइक्रोफैरड, और हम रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड कह सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और हर एक का चार्ज कितना होगा, वो बताना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। देखो, बैटरी का एक टर्मिनल इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस प्लेट के साथ, बैटरी का दूसरा टर्मिनल डायरेक्टली इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इसमें तो टेंशन है ही नहीं, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि V3 का वैल्यू कितना होगा, 6 वोल्ट। डू यू एग्री विद दिस? अगर प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा नामकरण कर देते हैं, दिस इज A, दिस इज B, जहाँ जहाँ A जाएगा वहाँ वहाँ का पोटेंशियल A होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल A है, और इस प्लेट का भी पोटेंशियल, ये जो प्लेट, इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या होगा, B ही होगा। सिमिलरली अगर B है तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट, इस प्लेट का भी पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। ये अगर A है तो ध्यान से देखो, इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, हम A ही लिख सकते हैं। तो ये ऑब्वियस है, इस प्लेट के अक्रॉस ए भी है, इस प्लेट के अक्रॉस भी ए भी है, नाम सेम है, तो इस कैपेसिटर C3 के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट। मेहनत करना है इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए, बिकॉज इन दोनों कैपेसिटर्स को मिला के ए बी, दोनों कैपेसिटर्स को मिला के वोल्टेज 6 वोल्ट है। मतलब इसके अक्रॉस अगर मैंने V1 माना, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर V2 माना, तो दोनों को मिला के, क्या बोला मैंने, दोनों को मिला के दैट इज V1 + V2, हमको क्या मिलेगा, 6 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनना, V1 पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल है, डिफरेंस है, V2 दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 + V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, 6 वोल्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा हमको रिलेशन मिला, V1 + V2 = 6 वोल्ट। अच्छा, अभी V1 कितना है, V2 कितना है, वो निकालने के लिए हमको और एक इक्वेशन चाहिए, बिकॉज दो वेरिएबल से दो इक्वेशन चाहिए। तो एक बार इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये वाला जो तुमको 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड दिख रहा है, वी ऑल नो दैट दे आर इन सीरीज, वी ऑल नो दैट दे आर इन सीरीज, राइट। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि चार्ज दोनों में भाई क्या होगा, चार्ज दोनों में भाई सेम होगा। तो ये समझ में आता नहीं आता, चार्ज विल बी सेम in both the capacitors. Now I will ask you to remember the most famous formula, that is Q = CV होता है, बोलो होता ही नहीं होता। अच्छा, तो ये अगर रिलेशन है, तो इस रिलेशन में अगर मैं दोनों कैपेसिटर्स को लेके बात करूँ, दोनों में Q क्या है भाई, Q तो सेम है, बिकॉज दोनों सीरीज में है।
अगर Q सेम है तो CV को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर हमने CV को कांस्टेंट माना, सो फॉर दिस टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड, आई कैन से V जो है that will be inversely proportional to capacitance. A very important conclusion. बोलो समझ में आया नहीं आया? As because Q दोनों कैपेसिटर्स 3 and 6 में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि CV का वैल्यू भी सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो V जो होगा that will be inversely proportional to what? C. That means इन दोनों कैपेसिटर्स में the potential will be distributed in the ratio of capacitance. ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके ही हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले वाले के पास पोटेंशियल अगर V1 है, दूसरे वाले के पास अगर पोटेंशियल V2 है, सो द कैपेसिटेंस विल बी distributed in the inverse ratio of capacitance. This is the first time we are looking at a scenario like this. I hope so तुमको ये जो कहानी मैंने बताया ये समझ में आया। तो V1 by V2 inversely proportional to capacitance मतलब C2 by C1। C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, C1 का वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, तो ये क्या हो जाएगा 2:1। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं V1 by V2 is equal to what in this case 2:1। इज दैट क्लियर? तो हमको V1 V2 का ये रिलेशन पता है, V1 V2 का ये रिलेशन पता है, तो यूज़ करो। मैंने जस्ट नाउ प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था कैसे निकालते हैं। तो अभी अगर हमको V1 का वैल्यू निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ये रेशियो यूज़ करेंगे, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सिखाया था, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वोल्टेज। दोनों को मिला के टोटल में भाई कितना है V1 V2, V1 प्लस V2 मिला के कितना है 6, तो आउट ऑफ दिस कितना हो जाएगा 6, दिस इज 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया? दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि ये जो V1 है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है, दिस इज 4 वोल्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये अगर 4 वोल्ट है, टोटल में अगर 6 वोल्ट है, याद है ना टोटल में दोनों मिला के कितना है 6 वोल्ट है, तो भाई इसमें कितना होगा, इसमें तो 2 वोल्ट ही आना चाहिए, बिकॉज दोनों मिला के 6 होना चाहिए। फिर भी अगर मन को शांति देना है, ठीक है, एक बार हम इसको फिर से यूज कर लेते हैं। V2 का वैल्यू कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 of the total voltage, that is 6 in this case, 3 2s are 6। आंसर भैया क्या आया बताओ? आंसर हमने जो कहा वही आया, that is 2 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है 2 वोल्ट ही। जस्ट टेक ए ब्रीदर, सांस लो और ये समझो कि हमने जस्ट नाउ क्या किया है। हमने अभी दो कैपेसिटर्स 3 and 6 माइक्रोफैरड जो कि सीरीज में थे, उनके अक्रॉस हमने पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया। इन दिस केस वी हैव distributed, try to understand, distributed potential। ठीक है, हमने पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया इस आइडिया को यूज करके, Q इक्वल टू CV। ये इक्वेशन हमको हमेशा बचाएगा। हमेशा कभी भी तुम कोई कॉम्बिनेशन में चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मैं सीरीज या पैरेलल के बारे में बात नहीं कर रहा, एक बार इस इक्वेशन में जाके ये देखो कि कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और बाकी जो क्वांटिटीज है उनके बीच का रिलेशन तुम देख के निकाल सकते हो आराम से। मैं ये भी दिखाऊंगा, जस्ट हैव सम पेशेंस। यहाँ पर हमने वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया, इज दैट क्लियर? वोल्टेज पता चल गया, चला गया। अभी हम चार्जेस आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि Q1 का वैल्यू अगर पूछोगे कि सर Q1 का वैल्यू है दैट इज व्हाट C1 इंटू V1, सीधा सीधा C1 इंटू V1 कितना होगा, C1 दैट इज 3 माइक्रोफैरड एंड V1 की जगह भैया हमने क्या निकाला 4, तो बोलो कितना आएगा, दैट इज 12 माइक्रो कूलम। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर हमको Q2 बताना है, Q2 कौन सा था, इस वाले प्लेट में था Q2, तो Q2 का वैल्यू कितना होगा भाई C2 इंटू V2। C2 का वैल्यू कितना है भाई 6 माइक्रोफैरड, V2 कितना आया 2 आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज बेसिकली 6 2 जो 12, सो दिस इज 12 माइक्रो कूलम। समझ में आया? Q3 निकालने बोले वो भी आसान है, Q3 दैट इज इक्वल टू व्हाट C3 इंटू V3। C3 का वैल्यू कितना है देखो 4 माइक्रोफैरड, तो हमने 4 लिख दिया। एंड V3 तो हमको पता ही है कितना है भाई, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी तो 6 वोल्ट ही था, तो हमने 6 पुट करते हैं यहाँ पर, और ये आ गया तुम्हारा 24 माइक्रो कूलम। समझ में आया? देखो भाई ये तो मैंने जो Q1 Q2 निकाला, ये तो नहीं निकालने से भी चलता है ना, बिकॉज ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो दोनों में चार्ज तो सेम ही आना था। इसमें भी 12 माइक्रो कूलम, इसमें भी 12 माइक्रो कूलम आना ही था। चलो मैंने करके दिखा भी दिया कि दोनों में क्या आएगा, चार्ज सेम ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया 24 माइक्रो कूलम। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा थोड़ा सा और चीज़ बताता हूँ। दैट मीन्स कहानी में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से Q चार्ज निकला था, ये Q चार्ज यहाँ पहुँचा, ये Q चार्ज यहाँ पहुँचा, फिर एक टुकड़ा यहाँ चला गया, दिस इज Q1, और एक टुकड़ा यहाँ चला गया, दिस इज Q2। Q1 का वैल्यू हमने निकाला, सॉरी
यहाँ पर हमको Q1 Q2 Q3 बोलने से नहीं चलेगा। चलो मैं Q डैश में लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेट अस से, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। लेट अस से यहाँ पर कितना गया Q डैश, और यहाँ पर गया लेट अस से Q डबल डैश, ठीक है ना। तो V3 मतलब 4 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर में, मतलब Q यहाँ पर जो चार्ज आया Q3, इसका वैल्यू कितना है 24 माइक्रोकूलम, मतलब इसका वैल्यू कितना है, दिस इज 24 माइक्रोकूलम, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली Q डबल डैश जो कि इस ब्रांच में गया, इस ब्रांच में कितना चार्ज गया रे भैया, Q1 Q2 निकाला है ना 12 माइक्रोकूलम, तो इसका वैल्यू कितना है 12 माइक्रोकूलम। बात को समझो, तो यहाँ से कितना आया होगा, इस ब्रांच से 24, इस ब्रांच से कितना जा रहा है 12 माइक्रोकूलम, और इस ब्रांच से कितना जा रहा है 24, तो आया कितना था 24 प्लस 12, आना कितना चाहिए यहाँ पर, आना चाहिए दैट इज 36 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। दैट मीन्स टोटल चार्ज आना चाहिए 36 माइक्रोकूलम। तो देखते हैं क्या हम एक्चुअली में दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि 36 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इस बैटरी से निकला होगा। एक बार ये निकालते हैं, क्या ये 36 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इस बैटरी से निकला होगा। सो इन दिस केस ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, ओके, मुझे सी इक्विवेलेंट पता है। दैट मीन्स इन सारे कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल कैपेसिटर बना सकता हूँ। ध्यान से देखना, और इस सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैरड। समझ आया, 3 6 इस 4 को रिप्लेस करके हमने 6 माइक्रोफैरड डाला, और यहाँ पर बैटरी कितना लगा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैटरी 6 वोल्ट का लगा हुआ है, एक मिनट, ये बैटरी कितना लगा हुआ है 6 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 6 वोल्ट है, ये 6 माइक्रोफैरड है, तो चार्ज कितना होगा रे भाई, दैट इज Q इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस कितना है 6, वोल्टेज कितना है 6, 6 6 36 कितना आएगा 6 6 36, दैट इज 36 माइक्रोकूलम। मैंने भी तो अभी जस्ट ना यही कहा कि इसके पास अगर 24 आता है, इसके पास अगर 12 आता है, तो टोटल में कितना आएगा 36 माइक्रोकूलम ही आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको सारा चीज़ बता रहा हूँ, किस तरीके से अलग अलग तरीके से तुम सब कुछ निकाल सकते हो। समझ में आया। ये तो हमने बस इक्विवेलेंट यूज़ करके टोटल चार्ज निकाल लिया। टोटल चार्ज कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पर इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूँ, सिंप्लीफाई करके जो टोटल चार्ज निकल रहा है उसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 36 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया यहाँ तक, ओके। ये तो एक तरीका था। अच्छा, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, ये तुम आराम से निकाल सकते हो। इसमें कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C3 V3 स्क्वायर, निकाल लेना, ऐड कर देना, तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगा, ठीक है ना। या अगर टोटल एनर्जी एक झटके में निकालना है, तो यहाँ से निकाल लो। ये सर्किट और इस सर्किट में कोई फर्क है, बताओ, ये सर्किट और इस सर्किट में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर निकाल दो हाफ सी का वैल्यू कितना लिख दोगे 6, V स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर कर दो, तो तुमको टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। क्या डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इज दैट क्लियर, ओके ओके, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, मेरा कहानी खत्म नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं ना इन दिस केस एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा, अच्छा ये नीचे नहीं आ रहा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। स्लाइटली इन ए डिफरेंट वे आई ट्राई टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन, यहाँ पर करता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप यही क्वेश्चन करूँगा, लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। क्या तुम ये एग्री करते हो कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, और इन दोनों को मैं रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ। 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड को हमने एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया। 6 एंड 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया हमारा 2 माइक्रोफैरड, इसका रिप्लेसमेंट, ठीक है। और नीचे ये एक 4 माइक्रोफैरड जिंदा है, यहाँ पर हमने एक 4 माइक्रोफैरड लिख दिया, इज दैट क्लियर। और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बैटरी लगा हुआ है, और बैटरी का भैया वैल्यू कितना है, बैटरी का वैल्यू है 6 वोल्ट, ठीक है। मैं जितना कुछ अब तक निकाला है उसी उन चीज़ों को मैं फिर से निकालूंगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, इज दैट क्लियर। अभी ध्यान से देखना, यहाँ से क्यू चार्ज आया था, डू यू एग्री विद दिस, यहाँ से क्यू चार्ज आया, और क्यू चार्ज जब यहाँ पर पहुँचा, उसको दिखा कि मेरे पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो मैं बढ़ जाता हूँ। लेट अस से यहाँ पर Q1 चार्ज हो गया,
बढ़ के चला गया, यहाँ पर Q2 चार्ज बढ़ के चला गया, और मुझे पता है ये जो Q1 Q2 है वो Q ही बढ़ के Q1 Q2 बना है, तो मैं लिख सकता हूँ Q का वैल्यू इस बराबर Q1 प्लस Q2, ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, समझ में आ गया, चार्ज बढ़ गया। ओके फाइन, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर चार्ज बटा Q1 Q2 बटा तो वो किस रेशियो में बटा होगा? अगर चार्ज बटा Q1 Q2 में तो वो कौन सा रूल फॉलो करके बटा होगा? इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा था कि हर बार ऐसे क्वेश्चन का जवाब अगर देना है तो तुमको इस इक्वेशन को पूछना है Q इक्वल टू CV को, कि किस रेशियो में बटेगा। तो ध्यान से देखो, ये 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड दे आर इन पैरेलल, एंड दोनों के अक्रॉस 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कितना है? 6 वोल्ट। 2 microfarad and 4 microfarad, because this 4 are connected in parallel with the 6 volt battery. That means मैं ये कहूँगा in this case, ये जो V है, try to understand, this is same for both the capacitors. In this case 2 microfarad and 4 microfarad. Is that clear? अगर V same है तो नेक्स्ट लाइन में मैं ये कहूँगा कि चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब ये Q1 Q2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज Q1 बाई Q2, दैट इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, C1 C2 का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफैरड, दैट इज 1:2, एंड यू ऑलवेज नो द तरीका जिस तरीके से हम Q1 Q2 का वैल्यू निकालते, तभी तुम पूछोगे सर Q1 क्या है? Q1 जो इस 2 माइक्रोफैरड के पास जा रहा है उसका वैल्यू कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 ऑफ दी टोटल चार्ज Q। टोटल चार्ज कितना होगा? मैंने जस्ट नाउ निकाला था कि टोटल चार्ज कितना निकलता है इस बैटरी से, मतलब इस 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हो गया 6 माइक्रोफैरड, बैटरी कितना है? 6 वोल्ट है ना बैटरी, तो यहाँ से कितना जाएगा टोटल चार्ज? 36 माइक्रोकूलम। ठीक है ना? तो टोटल चार्ज दैट इज Q, दिस Q जो मैंने पहले निकाल के रखा है 36 माइक्रोकूलम, ये भूलो मत, दिस इज 36 माइक्रोकूलम इज द चार्ज। ठीक है ना? तो Q1 का वैल्यू है 1/3, 1 बाई 1 प्लस 2 मतलब 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज, दैट इज 36 माइक्रोकूलम। तो कितना होगा? दैट इज 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, दैट मीन्स ऊपर वाले के पास, इसके पास कितना गया रे भैया? 12 माइक्रोकूलम। Q2 का वैल्यू कितना होगा? हमको पता है अगर ये 36 है, ऊपर 12 चला गया तो Q2 का वैल्यू कितना होगा? Q2 का वैल्यू होगा, एक्चुअली निकला था 36, जिसमें से 12 ऊपर वाले रास्ते में चला गया, तो बाकी कितना रहा देखते हैं। दिस इज 4, दैट इज 24 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स इसके पास कितना चार्ज आया होगा? दैट इज 24 माइक्रोकूलम। या तुम अगर इस रेशियो से निकालना चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो। Q2 का वैल्यू कितना होगा? मैंने सिखाया था, Q2 के सामने 2 आता है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 ऑफ दी टोटल चार्ज। कितना चार्ज निकला था? टोटल में 36 माइक्रोकूलम चार्ज निकला था। 3 1 3, 3 2 6, कितना हो गया? दिस इज 24 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो इसके पास कितना चार्ज है? 24 माइक्रोकूलम। इज दैट क्लियर? अभी चलो मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। याद है ये क्या है? दिस इज 24 माइक्रोकूलम, मतलब इसके पास कितना आया था भैया? इसके पास 24 माइक्रोकूलम ही आया था 4 माइक्रोफैरड के पास। देखो इस तरीके से हमने निकाला तो 4 माइक्रोफैरड के पास कितना चार्ज आया? 24 माइक्रोकूलम ही आया। इज दैट क्लियर? ये जो 2 माइक्रोफैरड है ये तो 3 एंड 6 का ही तो इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफैरड, तो इस ब्रांच में कितना गया? 12 माइक्रोकूलम। और देखो पहले वाले तरीके से भी हमने दिखाया था, ये देखो 12 माइक्रोकूलम, इस ब्रांच में कितना चार्ज घुसा था? 12 माइक्रोकूलम ही चार्ज घुसा था। तो इस तरीके से तभी तुम निकाल सकते हो। वोल्टेज निकालना आराम से निकाल सकते हो, तुमको Q1 पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो V निकाल लो, V इक्वल टू Q/C। इसमें भी तुम V निकाल सकते हो Q/C। इनफैक्ट यहाँ पर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये जो 6 वोल्ट है इसके अक्रॉस भी क्या होगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, और इस 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, और इंडिविजुअली दोनों के अक्रॉस कितना है वो तो मैंने पहले निकाल के रखा है, पहले वाले प्रोसेस में निकाल के रखा। ठीक है? अच्छा, तो ये होता है हमारा इस पूरे डिस्कशन का कंप्लीशन। मैं एक बार फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा दिख रहा होगा इतने से सबको। तो मैं एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा, इसको पॉज करके अभी नोट कर लो, ठीक है ना? और ये बात समझो कि हमने इसी प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व किया। पहले तरीके में ध्यान से देखना, ये इस चीज़ को देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तरीके में हमने
वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया दो कैपेसिटर्स में, ठीक है ना। मैंने तुमको ये सिखाया कि हम इन दो कैपेसिटर्स में 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड में कैसे हम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका लॉजिक सिखाया। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस में ध्यान से देखो, हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। दिख रहा है नहीं दिख रहा? हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया कि चार्ज को हम दो कैपेसिटर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम बेसिकली एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमको सारा मेथड्स सिखा के रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमको दोनों तरीका दिखाया, एक फर्स्ट मेथड, एक दूसरा मेथड। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमने वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया मैंने तुमको, यहाँ पर मैंने तुमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया। आई होप सो तुमको ये पूरा चीज़ समझ में आया है, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी मैं फिर से दो मेथड से सॉल्व करूंगा, और फिर से मैं तुमको ये दिखाऊंगा कि हम वोल्टेज और चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दोनों मेथड से दिखाऊंगा। चालू करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, देखो 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड है। बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ क्या पूछा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। ये तो बहुत ही सिंपल है, 4 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो भाई पैरेलल में है ना, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पैरेलल, 8 + 4 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है 12 माइक्रोफैरड, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस 4 माइक्रोफैरड के साथ सीरीज में है, तो फाइनल जो सी इक्विवेलेंट निकलेगा, डैश दे देता हूँ, दैट इज 12 माइक्रोफैरड इन सीरीज विद 4 माइक्रोफैरड। तो तरीका क्या था, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो इन दिस केस ये कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब इस पूरे सर्किट को हम एक सिंगल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाया, कितने का बैटरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 12 वोल्ट का बैटरी। अरे भाई ये कभी कभी धोखा दे देता है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तीन कैपेसिटर्स को हटा के हमने सिंगल कैपेसिटर डाला, जिसका वैल्यू कितना है, दैट इज 3 माइक्रोफैरड। अगर कोई मुझे पूछेगा भाई ये बताओ कि टोटल चार्ज कितना निकलेगा, Q इक्वल टू सीधा सीधा CV, कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना है 12, दैट इज बेसिकली 36 माइक्रोकूलम। सही बोला ना मैंने, कैपेसिटेंस हो गया 3 और वोल्टेज हो गया 12, दैट इज 36 माइक्रोकूलम। चलो मैं यहाँ दिखा के रखता हूँ, ये हर बार यूज में आएगा। दैट इज 36 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज आता है, यहाँ से भी 36 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज आता है, और इसके पास डेफिनेटली इस प्लेट में कितना चार्ज घुसेगा, इस प्लेट में डेफिनेटली 36 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज घुसेगा। हम सबको पता, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, जस्ट एक मिनट है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। इसमें एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आया, यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और कितना होगा, दिस इज ऑल नो, दैट इज -36 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें कितना चार्ज होगा, -36 माइक्रोकूलम। चलो मैं लिख के लिखता हूँ, नहीं लिखता यार क्लमजी हो जाएगा, इसमें -36 आएगा, सबको पता है। तो -36 अगर आया इसके पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -36 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज आया इस रास्ते। तो ये जो माइनस चार्ज इसने इस प्लेट पे लाया है, कहाँ से लाया है, ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है ये जाके सिर्फ इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है एंड इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो -36 माइक्रोकूलम अगर आया है, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ से भी कुछ नेगेटिव चार्ज अगर जाता है, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। डू यू एग्री विद दिस? -36 कॉलम अगर इस तरफ आया है, इस प्लेट से कुछ चार्ज आया होगा, Q2 चार्ज, यहाँ पर Q2 लिखा हुआ, लेट अस सी, यहाँ पर -Q2 चार्ज गया होगा इसके पास, और यहाँ से कितना चार्ज किया होगा, -Q3 चार्ज गया होगा, और दोनों मिलकर हमको कितना दिया होगा, -36 कूलम। बात समझ में आ रहा है? अगर और फील लेना है तो मैं लिख के रख सकता हूँ कि -Q2, ये जो -Q2 है और ये जो -Q3 है, ये दोनों मिला के कितना होगा, -36 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स अगर मैं माइनस साइन को हटा दूँ तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ कि Q2 + Q3
इज इक्वल टू व्हाट 36 माइक्रो कूलम। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया? अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, अगर इस तरफ -36 माइक्रो कूलम जाता है, क्या मैं टेक्निकली कह सकता हूं इस तरफ दिख रहा है ना सबको +36 माइक्रो कूलम जा रहा है? बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज अगर राइट टू लेफ्ट नेगेटिव चार्ज जाता है, वी कैन ऑल्सो से कि लेफ्ट टू राइट उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? पक्का? तो मैं आगे से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, जस्ट टू मेक आवर लाइफ सिंपल, मैं ऐसे कहूँगा कि यहाँ से 36 माइक्रोकोलम आया, फिर इस रास्ते कितना आया 36 माइक्रोकोलम, 36 माइक्रोकोलम फिर से बढ़ जाता है, इधर कितना चला जाता है Q2, इधर कितना चला जाते हैं Q3, एंड Q2 प्लस Q3 मिल के कितना चार्ज होगा 36 माइक्रोकोलम। देखो मैंने यहाँ पर तो यही लिख के रखा है, लिख के रखा ही नहीं रखा। देखो मैंने फिर से क्या कहा, यहाँ से 36 माइक्रोकोलम आया, यहाँ से फिर से 30, देखो ये 36 माइक्रोकोलम मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, 36 माइक्रोकोलम आया, यहाँ पर 36 माइक्रोकोलम आया, 36 का एक टुकड़ा यहाँ पर Q2 है, और 36 का जो रिमेनिंग पोर्शन है Q3 वो इधर आ जाता है। दैट मीन्स Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल टू व्हाट 36 माइक्रोकोलम। ये देखो मैं फाइनली यही रिजल्ट आएगा, चाहे तुम नेगेटिव चार्जेस को लेके डिस्कस करो, चाहे जो तुमको मैंने अभी एक टेक्निक सिखाया है सोचने का, उस तरीके से सोचो, तुमको हमेशा रिजल्ट क्या मिलने वाला है? रिजल्ट यही मिलने वाला है। तो मैं आगे जाके ये फंडा यूज़ करूँगा कि यहाँ से 36 आया, यहाँ पर 36 गया, यहाँ पर 36 का एक टुकड़ा Q2 चला गया, और यहाँ पर 36 का दूसरा टुकड़ा Q3 चला गया। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ज़्यादा नहीं हो रहा ना? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? समझ में आ गया? अभी हमको ये पता चल गया, ध्यान से, अभी हमको ये पता चल गया कि दोनों प्लेट्स में Q2 एंड Q3 अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों को मिला के टोटल में कितना चार्ज है 36 माइक्रोकूलम। इस प्लेट में कितना चार्ज है वो तो हमने डायरेक्ट कह दिया कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम, इसका लोड नहीं है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि Q2 का वैल्यू कितना होगा, Q3 का वैल्यू कितना होगा। Q2 प्लस Q3 कितना है वो हमने निकाल लिया, लेकिन Q2 कितना और Q3 कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है? Q2 Q3 फिर से निकालना तो हमको रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए तो फिर से हम अपने पुराने इक्वेशन को फिर से रिविजिट करेंगे। वी नो दैट Q इज इक्वल टू C, Q2 and Q3 मतलब C2 and C3 का कहानी है, and we all know that C2 and C3 are basically in a parallel arrangement. That means V दोनों का क्या होगा same, which means in this case Q will be distributed in the ratio of what? It will be distributed in the ratio of capacitance. That means Q2 and Q3 का अगर मैं ratio लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Q2 by Q3 will be in the ratio of their capacitance, that is 4 by 8, that is 4 microfarad divided by 8 microfarad, that is 1:2। आया समझ में? ये चीज़ हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी किया था। तो यहाँ पर अगर मैं Q2 का वैल्यू निकालना चाहूँ, अभी तो तुम इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो, 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज, कितना चार्ज आया था भैया यहाँ पर 36 माइक्रोकूलम आया था, तो यहाँ पर 36 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, ठीक है ना? तो रिमेनिंग Q3 का वैल्यू कितना होगा, 36 से अगर 12 माइनस कर तो कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम, या तुम इस रेशियो से भी निकाल के देख सकते हो, तुम्हारा 24 माइक्रोकूलम ही आएगा। तो इसके पास कितना चार्ज आ गया, इसके पास आ गया तुम्हारा 12 माइक्रोकूलम, एंड Q3 के पास कितना चार्ज आ गया, दैट इज 24 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर -12 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका वैल्यू कितना होगा -24 माइक्रोकूलम, because facing surfaces will always have equal and opposite charges. Is that clear? अच्छा, चार्ज हमको पता चल गया, वोल्टेज पूछा है, ये तो एकदम आसान सा प्रॉब्लम है। अगर हमको वोल्टेज निकालना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं V1 निकालना चाहता हूँ, V1 ये V1 है, V1 क्या होगा, चलो Q1 by C1 निकालो। Q1 का वैल्यू कितना है 36 भैया 36, C1 का वैल्यू कैपेसिटेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 is 4 9 से 36 मतलब 9 वोल्ट इन दिस केस। V1 का वैल्यू 9 वोल्ट हो गया। V2 V3 का वैल्यू कितना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपली देखो V2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 V3 दोनों का वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा भाई, सेम होगा, तो V2 इक्वल टू V3 लिख देता हूँ। यहाँ पर चार्ज कितना है 12 माइक्रोकूलम, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है इसका 4, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 3 वोल्ट।
तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट होगा। ठीक है, एनर्जी तो आराम से निकाल सकते हो, C1 पता चल गया, V1 पता है, हाफ CV स्क्वायर करके पूरा निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं एनर्जी वाला चीज़ करूँगा नहीं। आई होप से तुमको ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ तुमको समझ में आया कि हम वोल्टेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस केस हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने वोल्टेज भी निकाल लिया इन दिस केस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर से हमने इसी का ही हेल्प लिया। बट तुमको पता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मैं तुमको और एक तरीका दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं तुमको सब कुछ सिखा के ही छोड़ूंगा, सो हैव पेशेंस। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया कंप्लीट, ये सेक्शन कंप्लीट, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये मेथड 2 है, दिस इज मेथड 2, तो टेंशन लेने का नहीं, दिस इज मेथड 2। ठीक है ना, दिस इज मेथड 2। इसको देखते हैं मेथड 2 में क्या है। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। लेट अस से यहाँ पर कितना, दिस इज 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड। जल्दी जल्दी 12 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, ये बैटरी है, कितना है, दिस इज 12 वोल्ट। नाउ 4 एंड 12 आर बेसिकली इन सीरीज। ठीक है, और टोटल चार्ज 4 प्लस 12 अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दिस केस 4 into 12 divided by 16, that is 4 4 जा 16, that is 4 3 जा 12, 3 माइक्रोफैरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चार्ज टोटल में कितना होगा, ध्यान से देखो, CV that is 3 into 12, C into V करूँगा तो कितना आएगा भैया, 36 माइक्रोकूलम। आया था ना भाई, पहले भी तो आया था 36 माइक्रोकूलम, इस बार भी आ गया, चलो ठीक है, बढ़िया है। मुझे पता कि दोनों सीरीज में है, दैट मीन्स इस 4 माइक्रोफैरड में अगर यहाँ पर प्लस 36 माइक्रोकूलम आएगा तो इस प्लेट में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, एज बिकॉज दे आर इन सीरीज दे ऑट टू कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस 36 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दिस केस। वोल्टेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान से देखो, फिर से हम पुराना फॉर्मूला देखेंगे, Q इक्वल टू CV होता है, बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज, Q तो दोनों के लिए सेम है, दैट इज वोल्टेज इन दिस केस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। इसके अक्रॉस की वोल्टेज को, एक मिनट, जो पहला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस के वोल्टेज को मैं V1 कहता हूँ, इसको मैं V2 कहता हूँ, तो मैं V1 बाई V2 को क्या लिख सकता हूँ, V1 बाई V2 को हम लिख सकता हूँ, दैट इज C2 बाई C1। इज दैट क्लियर, C2 बाई C1 मतलब 12 बाई 4, 12 बाई 4 कितना आ जाएगा, ये 3:1। ठीक है, अच्छा तो V1 का वैल्यू कितना होगा देखते हैं, एक मिनट। ओके ओके, थोड़ा सा कंटिन्यू करती है, यहाँ पर 3 लिखना भूल गया, यहाँ पर 3 होगा। मुझे V1:V2 चाहिए था, राइट, तो फटाफट करते हैं, तुमको और वेट नहीं कराऊंगा। V1 का वैल्यू कितना होगा, 3/4 ऑफ द टोटल वोल्टेज दैट इज 12 वोल्ट। कितना आ जाएगा रे भाई, 339 वोल्ट। समझ में आया, तो इस 4 माइक्रोफैरड के पास, ये जो 4 माइक्रोफैरड है इसका वोल्टेज कितना होगा, 9 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है, तो ये इसके पास कितना आ जाएगा रिमेनिंग, दैट इज 3 वोल्ट। इज दैट क्लियर, और हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यही चीज़ निकाला था, अगर तुमको याद है मैं तुमको दिखा देता हूँ, हमने ये चीज़ पहले भी निकाला था। जस्ट मैंने तुमको सिंप्लीफाई करके यही दिखाया कि हमने इस बार वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों केसेस में आंसर सेम आया था। कहाँ गया यार, हम मुझे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखने में आसान होगा। ओके, ज़्यादा छोटा नहीं भाई, रुको रुको रुको, जस्ट मिनट। हाँ, सिंधे से वोल्टेज कहाँ निकाला था भाई, निकाला था या नहीं निकाला था मैंने वोल्टेज, हाँ निकाला था, ये देखो V1 पहले वाले के पास कितना था, 9 वोल्ट था, देखो V1 कितना आ गया, 9 वोल्ट, और बाकी ये दो जो पैरेलल में है उसके अक्रॉस कितना है, 3 वोल्ट, और जो रिमेनिंग है यहाँ पर 9 वोल्ट, तो रिमेनिंग कितना होगा, 3 वोल्ट, मैंने जस्ट नाउ बता के रखा। तो इस केस में भी मैंने तुमको फिर से दोनों मेथड्स दिखाया, एक बार हमने फिर से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार हमने फिर से पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा इसमें और समझने लायक कुछ नहीं है, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है ना। इसको पॉज करो, अच्छे से लिखो, खुद से सॉल्व करो, तुमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन
यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। फाइन, चलो।